सत श्री अकाल। सत श्री अकाल जी। हमारे श्रद्धेय युवा प्रधानमंत्री जी, आप हम सभी भारतीय युवाओं के लिए एक रोल मॉडल बन चुके हैं। ना केवल भारतीय युवाओं के लिए, आप देश के विभिन्न युवाओं के लिए आप एक रोल मॉडल बन चुके हैं। दिन में 20-20 घंटा काम करना यह कोई छोटी बात नहीं। आप हमें कभी थके हुए नहीं दिखते। मेरा आपसे सवाल यही है कि आपके अंदर इतनी ऊर्जा आती कहाँ से है? हमें पता है कि आप योगा करते हैं, लेकिन आप हमें यह बताएं कि यह ऊर्जा हम भी अपने लाइफ में यूज़ करके देश हित के लिए आगे हम यूज़ करके अपनी देश हित के लिए काम कर सकें आपकी यह ऊर्जा से। इसके कई जवाब हो सकते हैं। एक तो जवाब अगर मुझे हंसी खुशी की शाम के रूप में देना है तो मैं ये कह सकता हूं कि मैं पिछले 2 दशक से करीब 20 साल से डेली 1 kg 2 kg गालियां खाता हूं। लेकिन सीधी सीधी बात मैं बताता हूं, सरल। एक पुरानी शायद घटना आपने सुनी होगी कि कोई तीर्थ स्थान था एक पर्वतमाला पर, और तराई के अंदर कोई संत महात्मा बैठे थे, और एक 8 साल की बच्ची अपने 3 साल की उम्र के भाई को उठा करके उस पहाड़ी पर चढ़ रही थी। तो उस संत ने उसको पूछा, अरे बेटे तुझे थकान नहीं लग रही क्या? तो उस बच्चे ने जवाब दिया, ये तो मेरा भाई है। तो संत ने दोबारा पूछा, अरे मैं तुम्हारा कौन रिश्तेदार है नहीं पूछ रहा हूं, मैं तुझे पूछ रहा हूं तुझे थकान नहीं लग रही है, इसको उठा के चल रही हो? तो उस बच्चे ने दोबारा जवाब दिया, वो तो मेरा भाई है। तो संत ने तीसरी बार पूछा, अरे मैं तुझे नहीं पूछ रहा हूं तेरा रिश्तेदार कौन है, मैं पूछ रहा हूं अरे तुझे थकान नहीं लग रही है क्या? तीसरी बार उस बच्चे ने कहा कि बाप जी ये मेरा भाई है, भाई का थकान नहीं लगता है। मेरे लिए ऐसा हमारे देश में सरकारों ने रवैया अपनाया जिसमें लोग सरकारों पर आश्रित हो जाएं, डिपेंडेंट हो जाएं, सरकार के बिना उनका गुजारा ही ना हो। मैं समझता हूं ये कंसेप्ट समाज को अपाहिज बना देता है, दुर्बल बना देता है। अगर गरीबी हटानी है तो हम गरीबों को शक्तिशाली बना करके ही हटा सकते हैं, न कि हम गरीबों को फीड करके कर सकते हैं। और उनको शक्ति देने के लिए जो कुछ भी करना पड़े करना चाहिए। हो सकता है 100 रुपये के बजाय 200 रुपये का खर्च होगा, लेकिन अल्टीमेटली पे करेगा। और इसलिए मेरा मूलतः सिद्धांत जो रहा है वो ये है कि हम समाज में जो भी शक्ति है उसको और अधिक अवसर कैसे दें। हम एक ऐसा इकोसिस्टम तैयार करें ताकि उसको कुछ साहस करने का मन कर जाए,
कहीं रुकावट आ जाए तो उसको हाथ पकड़ के निकालने वाला कोई मिल जाए। और अनुभव मेरा ये है, अब जैसे हमने प्रधानमंत्री मुद्रा योजना बनाई, आपने सुना होगा किसी जमाने में हमारे देश में लोन मेले हुआ करते थे, और लोन मेले ऐसे होते थे कि पॉलिटिकल लोग अपने चेले चपाटों को उस लोन मेलों में कतार में खड़े रखते थे अपनी राजनीतिक शक्ति पैदा करने के लिए, और वो फिर लोन मेले से पैसे ले जाते थे, और बाद में कोई पूछने वाला नहीं था, गया सो गया। पैसा बैंक का था, देश का था, जनता का था, लोन मेला गरीब के लिए था। पहली नजर में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन इन लोन मेलों ने जिंदगी बदली नहीं बदली। हमने क्या कहा, एक प्रधानमंत्री मुद्रा योजना लाए जिसमें हमने बिना बैंक गारंटी लोगों को पैसा देना तय किया। लेकिन ये लोन मेले से डिफरेंट था, और अलग अलग स्कीम के उसके काम के हिसाब से उसको पैसे देना। आप जानकर के खुश हो जाएंगे, अब तक 11 करोड़ लोगों ने इस मुद्रा योजना का लाभ उठाया है। 5 लाख करोड़ रुपयों से ज्यादा पूंजी इन लोगों के हाथ में पहुंची है। और आपको जानकर के ये भी खुशी होगी कि 11 करोड़ में बैंक से मुद्रा योजना में पैसे जिनको मिले हैं, बिना बैंक गारंटी मिले हैं, कोई कोलेटरल गारंटी की जरूरत नहीं थी कि भाई तुम जमीन लाओ, टिकना लाओ, फलाना, कुछ नहीं। 74% विमेन है इसमें। मुझे अभी इन मुद्रा योजना के तहत पैसे लेने वाले लोगों से मिलने का मौका मिला, और मैंने उनसे बातें की, क्या अनुभव आया। मैं हैरान था जी, ऐसी छोटी छोटी चीजें उन्होंने शुरू की हैं, और आज धीरे धीरे वो कोई 5 लोगों को रोजगार दे रहा है, कोई 3 लोगों को रोजगार दे रहा है, कोई 2 लोगों को रोजगार दे रहा है। वो स्वयं में अपने आप को एक एंटरप्रेन्योर बनने की दिशा में अब नए नए तरीके से सोच रहा है। मैं समझता हूं कि ये एम्पावरमेंट है। नहीं, पहले क्या था, तुम चिंता मत कर यार, सरकार में तुमको काम में लगवा दूंगा। अब कुछ दिन मिल गया, कुछ दिन नहीं मिल गया, उसको लगता था यार यही मेरी जिंदगी भली करेगा, तो उसको चिपक के रहता था। हमने उसको एम्पावर करने की। अब एग्रीकल्चर, हमने ठान लिया है कि हम 2022 जब भारत की आजादी के 75 साल होंगे, तब तक हम देश के किसान की इनकम डबल करना चाहते हैं। अब उसके लिए उसकी लागत कम होनी चाहिए, उसका जो इनपुट कॉस्ट है वो कम होना चाहिए। हमारे देश में, यानी ये जो आप कहते हैं ना मोदी का वे ऑफ गवर्नेंस क्या है, हमारे देश में, मैं जब भी मुख्यमंत्री था तो मैंने उस समय प्रधानमंत्री को जो सबसे ज़्यादा चिट्ठियाँ लिखी है वो एक ही बात पे लिखी है। साल में 3-4 बार लिखना पड़ता था कि हमारे देश में किसानों को हमारे राज्य में यूरिया की ज़रूरत है, हमें यूरिया का कोटा बढ़ा दीजिए, यूरिया दे दीजिए। और सरकार कहती थी कि नहीं, इससे ज़्यादा कोटा नहीं मिलेगा। यूरिया के लिए लोग 2-2 दिन तक कतार में खड़े रहते थे। कुछ राज्यों में यूरिया प्राप्त करने के लिए लाठीचार्ज की घटनाएं बन जाती थी। ये क्यों होता था? आप हैरान होंगे, यूरिया का कारखाना मुझे लगाना होता तो 5-6 साल लग जाते। मैंने आने के बाद कोई नए कारखाने नहीं लगाए हैं, प्रक्रिया चल रही है, लगने वाले हैं। जो बंद पड़े थे वो चालू भी होने वाले हैं। लेकिन सिर्फ मैंने एफिशिएंसी में परिवर्तन किया, कुछ गलत काम हो रहे थे उसको रोका, ईमानदारी को बल दिया, बिना कोई एक्स्ट्रा नया कारखाना लगाए 20 लाख टन यूरिया का उत्पादन बढ़ गया। दूसरा, यूरिया होता था, सब्सिडी जाती थी, करीब 80-90 हज़ार करोड़ सब्सिडी जाती थी यूरिया में।
सब्सिडी के नाम पर यूरिया निकलता था, किसान के नाम पर निकल रहा था, लेकिन वो केमिकल फैक्ट्री में चोरी होकर के चला जाता था। केमिकल फैक्ट्री वाला उसको रॉ मटेरियल के लिए उपयोग करके उसमें से कोई नई प्रोडक्ट बना करके दुनिया को बेच देता था, उसको बहुत सस्ते में यूरिया मिल जाता था। हमने यूरिया का नीम कोटिंग किया। ये जो आपका नीम का पेड़ होता है, उसकी जो फली होती है, उसका तेल निकाला, उसमें यूरिया को मिक्स कर दिया। इससे परिणाम क्या आया? एक जो नीम के ट्री थे, उसकी फली जो बेकार में जाती थी, लोगों को इकट्ठा करने वाले गरीबों को रोजगार मिल गया। नीम का तेल निकलने से, उसको इसमें डालने से अब वो यूरिया जमीन के सिवाय किसी काम में नहीं आता है, चोरी बंद हो गई। तीसरा, यूरिया नीम कोटिंग होने के कारण उसकी अपनी ताकत बढ़ गई, जमीन में सुधार लाने की एक एक्स्ट्रा एनर्जी उसमें आई, जिसके कारण उत्पादन में 5% से 15% तक इंक्रीज हो गया। मुझे बताइए कितने फायदे हो गए। अब ये बदलाव है कि नहीं है? स्किल डेवलपमेंट, हम केमिकल फैक्ट्री मान लीजिए है गुजरात में, और मैं केमिकल का स्किल डेवलपमेंट कर रहा हूं पश्चिम बंगाल में, तो वो रोजगार कहां से मिलेगा उसको? अगर जहां पर जो फैक्ट्री है उसका मैपिंग करके उसकी रिक्वायरमेंट के अनुसार मैं अगर स्किल डेवलपमेंट करता हूं, तो उसको तुरंत रोजगार मिलेगा और स्टेबिलिटी भी रहती है। और इसलिए हमने देश भर में जो उद्योग जगत के लिए पोटेंशियल एरियाज हैं, उसके अनुसार स्किल डेवलपमेंट के मैकेनिज्म को हमने डेवलप किया है, और वो भी जन भागीदारी से। हमने कहा चलो भाई, आपकी 10 फैक्ट्री हैं, ऑटोमोबाइल क्षेत्र में काम करती हैं, आप 10 लोग एक इंस्टीट्यूशन यहाँ खड़ा करो, ऑटोमोबाइल के लिए जो मैन पावर चाहिए उसकी ट्रेनिंग आप वहाँ करिए, आप ही के इंजीनियर को पढ़ाने के लिए भेजिए, जो स्किल डेवलप हो जाएगा वो नौजवान आप ही की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में उसको नौकरी मिल जाएगी। तो एक ऐसे तरीकों को हमने अपनाने का प्रयास किया है। इसका मतलब ये नहीं कि सब हो चुका है, हम एक सही दिशा में जा रहे हैं, और इसलिए जो साहस करता है उसको साथ देना ये हमारा दायित्व है। साहस करने वाले को निराश नहीं होने देना, जहां जरूरत पड़े उंगली पकड़ करके आगे ले जानी तो उंगली पकड़ करके, हाथ पकड़ करके ले जाने की ताकि जरूरत तो हाथ पकड़ करके, और धक्का दे करके ले जाने की जरूरत पड़े तो वो भी करने के लिए सरकार ने लगातार प्रयास करना चाहिए, और वो हम कर रहे हैं। मोदी जी, बहुत जब बिल्कुल बिल्कुल मोदी जी, आप पूरे जब आप बात करते हैं, स्कीम्स की बात करते हैं, लोगों तक पहुंचने की बात करते हैं, तो साफ दिखता है कि आप कितने उसमें इन्वॉल्व्ड हैं और कितने उसके निटी-ग्रिटी से, धागा धागा से आप उससे जुड़े हुए हैं। लोगों को ये लगता है, आपको ये पूरा एहसास होता है कि कितना काम जा रहा है और कितना जो परिवर्तन आ रहा है, क्या वो लोगों को उसका पूरा एहसास हो रहा होता है? आपको लगता है कि पूरी तरह होता है? देखिए, देश जिस हालत में था उसको अगर आप याद रखोगे तब तो क्या हो रहा है उसका पता चलेगा। मुझे बराबर याद है, जब मैं पहली बार गुजरात में मुख्यमंत्री बना 2001 में, मैं कभी पुलिस थाने में नहीं गया था, मैं कभी सरकारी दफ्तर नहीं देखा था, मैंने असेंबली नहीं देखी थी, मेरे लिए सारी दुनिया नई थी। मुझे सब सीखना था, समझना था, अभी मेरा सफर लेना बाकी था। लेकिन लोगों को पता चल जाता है तो फिर लोग आ जाते हैं मालाएं वालाएं लेकर के, वो तो दुनिया का रिवाज है। मैं भी सोच रहा था, वाह, रातों रात लोग मुझे कहते हैं कि मोदी जी कुछ करो या ना करो, लेकिन कम से कम शाम को
खाना खाते समय बिजली मिले इतना तो करना। यानी जब मैं मुख्यमंत्री बना तो मेरे गुजरात से मुझे यही मांग थी कि साहब कम से कम खाना खाते समय बिजली मिले इतना तो करना। खैर बाद में मैंने इस मिशन को हाथ में लिया, 2-3 साल काम किया और स्थिति ये बनी कि गुजरात वॉज द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री जहां 24/7 घर में बिजली मिलना संभव हुआ। लेकिन आज जो 18-20 साल का है उसको पूछो कि अंधेरा क्या होता है तो उसको मालूम ही नहीं है। खाना खाते समय बिजली नहीं होती थी वो क्या होता था, क्योंकि उसने पता ही नहीं है। तो ये सरकार हमारी अच्छा कर रही है बुरा कर रही है, मैं मानूंगा कम से कम इस 5 वर्ष, मैं आगे के लिए नहीं कह रहा हूं, इस 5 वर्ष पहले की सरकार की तुलना में हम कहां है, ये अगर कंपैरेटिव देखोगे, मैं दावे से कहता हूं हर पैरामीटर में देश के लिए अच्छा करने में कोई कमी हमने नहीं रखी है। और मेरा सौभाग्य है कि पहले अखबार में ये खबरों की हेडलाइन रहती थी, आज इतना गया, आज इतना गया, यही खबरें रहती थी 2014 के पहले। आज खबर होती है मोदी जी बताइए कितना आया। मैं समझता हूं देश को ये विश्वास पैदा हुआ है। पहले एक समय छोड़ो यार कुछ नहीं होने वाला है, आज स्थिति बनी है अरे ये क्यों नहीं होता है, मोदी जी आप बैठे क्यों नहीं होता है, ये अच्छी चीज है। मेरी आलोचना होती होगी लेकिन आलोचना ये नहीं होती कि मोदी नहीं करता है, आलोचना ये होती है अरे मोदी आप कर सकते हो, ये क्यों नहीं करते आप बताओ। मैं इसे बहुत अच्छा मानता हूं। इवन मीडिया भी मेरी आलोचना क्या करता है, मीडिया मेरी आलोचना बहुत करता है और वो बुरा है मैं नहीं मानता हूं, लेकिन वो आलोचना क्या करते हैं, अरे मोदी जी आपको बिठाए थे ये तो आप करके दिखाओ। मैं समझता हूं ये देश की प्रगति का उसके अंदर एक सहज एहसास है कि ये होना चाहिए। मोदी है आपके, पहले की बात छोड़ो वहां नहीं हुआ नहीं हुआ, आप तो कर सकते हो, ये मैं समझता हूं एक बहुत बड़ी सफलता है। बहुत अपेक्षाएं आपसे हमेशा देश रखता है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन एक चीज साफ दिखती है मोदी जी कि आपको अपने लिए कुछ नहीं चाहिए। एक फकीरी है आपके स्वभाव में, ये कहां से आई? क्या आप हमेशा से ऐसे ही थे या धीरे 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 फकीरी आती चली गई? ये बहुत ही पर्सनल नेचर का सवाल है। नहीं मोदी जी, ये एक जरूरी सवाल है। ऐसा है कि मुझे मेरी कविता के शब्द बहुत याद रहते नहीं। ये आपने कविता में कहा भी है कहीं तो फकीरी के का जिक्र बहुत किया है। बहुत पुरानी मेरी एक, अगर मैं आपसे ये आग्रह कर सकूं कि अगर 1-2 लाइनें बता दें। मेरी कठिनाई है, गुजराती में आपकी कविता मुझे पता है, मुझे याद नहीं रहती है कविता, इसलिए मैं कह नहीं पाऊंगा, लेकिन मैं सोशल मीडिया में मेरी उस कविता को डाल दूंगा। जी जरूर डालिए, क्योंकि मुझे याद नहीं है तो मैं, लेकिन वो गुजराती में है और रमता राम अकेला करके मैंने उस शब्दों को, मेरे भावों को व्यक्त किया है। देखिए मैं समझता हूं कि ये फकीरी वगैरह जो है ये मन की अवस्था से जुड़ा हुआ विषय है और वो इंजेक्ट करने से नहीं आती है, हालात उसको पैदा नहीं करते हैं। अगर वो इनबिल्ट होता है तब जाकर के होता है। और शायद मैं कोई अपनी तारीफ करने के लिए नहीं कह रहा हूं, मुझे क्षमा करना, लेकिन प्रसून जी ने सवाल पूछा है, मैं जवाब न दूं तो ठीक नहीं लगेगा। जब मैं गुजरात में था मुख्यमंत्री के नाते
तो सार्वजनिक समारंभ में जाता था तो लोग बैंड सौगात देते हैं, बढ़िया सा शॉल देते हैं, कभी कोई चांदी की तलवार दे देता है, कोई अच्छा अच्छा ताजमहल दे देता है, कुछ ना कुछ देते रहते हैं, बहुत बढ़िया बढ़िया पेंटिंग देते हैं। तो मैं भी इंसान हूँ, मेरा भी मन करता है यार ये बहुत बढ़िया पेंटिंग इस घर में दीवार पे लगाऊंगा, मेहमान आएंगे तो अच्छा लगेगा। ये बढ़िया सी मूर्ति दी है, यहाँ रखूंगा तो बहुत अच्छा। मेरा भी मन कर, आपका भी मन करेगा? करेगा कि नहीं करेगा? मेरा मन नहीं करता था। और मैं ये सारी चीजें सरकार का जो ट्रेजरी होता है, तोशाखाना बोलते हैं, उसमें डाल देता था। वो भी बड़े तंग आ गए कि ऐसा क्या सब्जी से आप बारियां भेज देते हो। मैंने कहा मैं कहाँ रखूंगा भाई, मेरे कौन संभालेगा इन चीज़ों को, कोई उसके लिए किसी को रखना पड़ेगा मुझे। मैं दे देता था। फिर मैं उसका वैल्यूएशन करवाने लगा, फिर मैंने उसका ऑक्शन करवाना शुरू किया। हम लोग जानते हैं हिंदुस्तान में राजनेताओं के साथ ऐसी बातें सब सच होती है, सभी मैं नहीं कहता हूँ, सब झूठ होती है, ये भी मैं नहीं कह सकता। लेकिन ये तो होता है कि यार वो फलाना था, इतना ले गया। लेकिन मैं गर्व से कहता हूं कि जब मैंने गुजरात छोड़ा था तो ये जो मुझे मिलती थी चीज़ें, मैं उसका लगातार ऑक्शन करता था पब्लिक में, और ऑक्शन करके उससे जो पैसा आता था वो मैं गर्ल चाइल्ड एजुकेशन के लिए सरकार में डोनेट कर देता था। और करीब करीब 100 करोड़ से ज्यादा रुपये ऑक्शन से, और फिर लोग मुझे चेक भी देने लगे। किसी फंक्शन में जाता था तो चीज देने के बजाय गर्ल चाइल्ड एजुकेशन के लिए चेक देने लगे। ये अमाउंट करीब करीब 100 करोड़ से ज्यादा थी जो मैं बच्चियों की शिक्षा के लिए दे के था। जब मैं मुख्यमंत्री से निकल करके दिल्ली आना तय हो गया, आप लोगों ने मुझे धक्का मार दिया, तो मैंने मेरे अफसर जो थे उनको बुलाया। मैंने कहा भाई ये जो मैं एमएलए के नाते कमाता था, क्योंकि एमएलए के नाते पैसे मिलते थे, मैंने कहा पैसे पड़े हैं, क्या करेंगे हम लोग, मैं कहाँ ले जाऊंगा? आप हैरान होंगे सुन करके। मुझे अभी याद नहीं है, शायद 5-6 लाख रुपया था। मैंने कहा भाई मैं तो कोई सरकार में दे देना चाहता हूँ, और मैंने कहा मेरी इच्छा ये है कि गांधीनगर के सचिवालय में जो ड्राइवर और प्यून है उनके लिए मैं अमाउंट छोड़ दूं, आपको इसका व्यवस्था कर दीजिए, और उसके ब्याज में से ये ड्राइवर और उनके प्यून के बच्चों को कुछ न कुछ मदद मिलती रहे, वो पढ़ते रहे, ऐसी व्यवस्था कीजिए। मेरे जो अफसर थे सुन रहे थे मुझे, कुछ बोले नहीं। वो अफसर बड़े कुशल होते हैं, मुंडी ऐसे से हिला रहे थे। मैं भी सोच रहा था कि मेरी बात मान ली, कुछ करेंगे। 2 दिन के बाद उनका साहब हम जरा घर में मिलने आना चाहते हैं। मैंने कहा आई जाइए, क्योंकि मुझे जाने की तैयारी कर रहा था। उन्होंने कहा साहब आप ऐसा मत कीजिए, पता नहीं कब आपको पैसों की जरूरत पड़ जाए और आपके पास कुछ है नहीं। मेरे अफसरों ने मुझे वो पैसे देने नहीं दिए, तो मैंने कहा यार कम से कम मैं तो क्या करूंगा इसे ले जाकर। आखिरकार वो बहुत समझाने पर मान गए, और सारे पैसे तो मेरे उन्होंने लेने से मना कर दिया, लेकिन एक छोटा सा फाउंडेशन बनाया, और मुझे याद नहीं आज शायद 21,000 रुपया है, इतना कुछ शायद उसमें मैं दे करके इन गरीब लोगों के लिए दे करके निकल गया। शायद मेरी जिंदगी ही मैं ऐसी अभाव में पैदा हुआ हूं, इसलिए मुझ पर किसी चीज का प्रभाव नहीं होता है।
और ये फकीरी वगैरह है, वो तो शब्द बड़े हैं, लेकिन मैं औलिया हूँ, ये मेरा कोई लेना देना नहीं। बस वही है सर, फकीरी, उसी का हमसे जिक्र कर रहे थे। नहीं, आपने वो हर चीज़ में परिलक्षित होती है। ऑडियंस से भी कुछ और यहाँ भी सवाल आए, पर पहले मैं चाहूँगा कि जो पहले से यहाँ पर रिक्वेस्ट है उसमें एक, इसके बाद मैं आपको बताता हूँ कुछ यहाँ से भी सवाल हैं। ये सवाल श्री तरणप्रीत सिंह जी पूछना चाहते हैं। श्री तरणप्रीत सिंह जी पूछें कृपया। उधर ऊपर ऊपर। सत श्री अकाल। सत श्री अकाल जी। हमारे श्रद्धेय युवा प्रधानमंत्री जी, आप हम सभी भारतीय युवाओं के लिए एक रोल मॉडल बन चुके हैं। ना केवल भारतीय युवाओं के लिए, आप देश के विभिन्न युवाओं के लिए आप एक रोल मॉडल बन चुके हैं। दिन में 20-20 घंटा काम करना यह कोई छोटी बात नहीं। आप हमें कभी थके हुए नहीं दिखते। मेरा आपसे सवाल यही है कि आपके अंदर इतनी ऊर्जा आती कहाँ से है? हमें पता है कि आप योगा करते हैं, लेकिन आप हमें यह बताएं कि यह ऊर्जा हम भी अपने लाइफ में यूज़ करके देश हित के लिए आगे हम यूज़ करके अपनी देश हित के लिए काम कर सकें, आपकी यह ऊर्जा से। इसके कई जवाब हो सकते हैं। एक तो जवाब अगर मुझे हंसी खुशी की शाम के रूप में देना है तो मैं ये कह सकता हूं कि मैं पिछले 2 दशक से, करीब करीब 20 साल से डेली 1 kg 2 kg गालियां खाता हूं। लेकिन सीधी सीधी बात मैं बताता हूं, सरल। एक पुरानी शायद घटना आपने सुनी होगी कि कोई तीर्थ स्थान था एक पर्वतमाला पर, और तराई के अंदर कोई संत महात्मा बैठे थे, और एक 8 साल की बच्ची अपने 3 साल की उम्र के भाई को उठा करके उस पहाड़ी पर चढ़ रही थी। तो उस संत ने उसको पूछा, अरे बेटे तुझे थकान नहीं लग रही क्या? तो उस बच्चे ने जवाब दिया, ये तो मेरा भाई है। तो संत ने दोबारा पूछा, अरे तुझे, मैं तुम्हारा कौन रिश्तेदार है नहीं पूछ रहा हूं, मैं तुझे पूछ रहा हूं तुझे थकान नहीं लग रही है, इसको उठा के चल रही हो? तो उस बच्चे ने दोबारा जवाब दिया, वो तो मेरा भाई है। तो संत ने तीसरी बार पूछा, अरे मैं तुझे नहीं पूछ रहा हूं तेरा रिश्तेदार कौन है, मैं पूछ रहा हूं अरे तुझे थकान नहीं लग रही है क्या? तीसरी बार उस बच्चे ने कहा, बाप जी ये मेरा भाई है, भाई का थकान नहीं लगता है। मेरे लिए 125 करोड़ देशवासी ये मेरा परिवार है। जिस पल आप अपने जीवन में देख लीजिए, जहां पर आप अपनापन अनुभव करते होंगे, कितने ही थक करके आए होंगे, सोने का मन करता होगा, शरीर साथ नहीं देता होगा, लेकिन टेलीफोन आ जाए
कि आपके भतीजे को कुछ हुआ है, अस्पताल है, सारी थकान मिट जाती है, स्कूटर लेकर के आप भागते हैं, रात भर उसकी सेवा में लगे रहते हैं। क्यों? आपका अपना है, थकान मिट जाती है, आप स्वयं जुट जाते हैं। मेरी जिंदगी भी हर पल शरीर का धर्म करता ही है, लेकिन उसी पल मुझे ध्यान में कोई अपनों के लिए, कभी त्रिपुरा से कोई खबर, कभी केरल से कोई खबर, कभी दिल्ली से कोई खबर, तो फिर मन करता है अरे उठो यार, चलो दौड़ो। तो सबसे बड़ी बात है मन की अवस्था। दूसरी बात है कि हमें भी, क्योंकि मैं चाहूंगा मेरी जिंदगी ऐसी है कि आज तो प्रधानमंत्री हूं तो कोई चाय भी ले आएगा, पानी भी ले आएगा, लेकिन मुझे मालूम है उसके बाद क्या होगा। और इसलिए मैं नहीं चाहता हूं मैं कभी भी किसी पर बोझ बनूं। ये मेरे मन का इच्छा है और परमात्मा मेरी सहायता करे। ऐसे ही हंसते खेलते बातें करते चला जाऊं किसी दिन। जिंदगी में किसी पर बोझ न बनूं, और इसलिए शरीर को जितना फिट रख सकता हूं, शरीर से जितना काम ले सकता हूं, जितने नियमों का पालन कर सकता हूं, जितना भी मैं सीख पाया हूं, उसको मैं जीने का प्रयास करता हूं। और मैं सभी नौजवानों से कहना चाहूंगा कि विरासत में बहुत कुछ मिल सकता है, लेकिन अपने आप को फिट रखना, ये अपने माँ बाप की विरासत के ऊपर भरोसा नहीं रख सकते, वो आपको अपने आप करना पड़ता है जी। वो विरासत में आपको ऊंचाई दे सकते हैं, विरासत में चमड़ी का कलर दे सकते हैं, विरासत में बढ़िया आंखें दे सकते हैं, नाक नक्शे दे सकते हैं, लेकिन भीतर की तबीयत तो आपको संभालनी ही होती है। और मेरा अनुभव कहता है कि एक डिटैचमेंट जो होता है वो अपने आप एक बहुत बड़ी ताकत होता है। और दूसरा, नियमों से जिंदगी जीने से आप जिस काम के लिए निकले हो उस काम के लिए अपने आप को योग्य बना सकते हो। हमने जहां है वहां किसी पर बोझ नहीं बनना चाहिए। हो सके उतना हमने जीवन ऐसा जीना चाहिए कि कभी किसी पर बोझ न बने। और ये फिटनेस मंत्र तो आपने दे ही दिया कि फिटनेस विरासत में नहीं मिलती। हाँ ये तो आपने यूज खुद ही करनी पड़ती है।